नमस्कार साथियों, क्रैक द कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण करने से पहले की जो परिस्थितियाँ थी उनके बारे में अपन ने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए साथियों, रियासती विभाग द्वारा 16 दिसंबर 1947 को एक योजना पेश की जाती है और उस योजना में कहा जाता है कि देश जो रियासतों में बटा हुआ है, इसमें छोटी छोटी रियासतों को मिला करके और संघ का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का एक सुचारू रूप से संचालन करने के लिए रियासतों का एकीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और रियासती विभाग की इस योजना को अमल में लाने के लिए प्रत्येक जो रियासत थी, छोटी छोटी जो रियासतें थी, उनको मिला करके एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। राजस्थान का एकीकरण भी इसी योजना का एक हिस्सा होता है। देखिए, अब अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए साथियों, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ करने से पहले इसके कुछ फैक्ट को अपन देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? रियासती विभाग के द्वारा। राजस्थान का एकीकरण रियासती विभाग के द्वारा किया गया। राजस्थान के एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ। कुल कितने चरण? 7 चरणों में संपन्न होता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में लगने वाला कुल समय को अगर अपन देखें तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण करने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। राजस्थान का एकीकरण करते समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश होता था। जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया गया तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 3 ठिकानों की अगर अपन बात करें तो पहला ठिकाना था नीमराणा, जो कि अलवर रियासत के अधीन आता है। दूसरा ठिकाना था लावा, जो एकीकरण के समय जयपुर रियासत में आता था, वर्तमान में टोंक में है। और तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा रियासत में आता था। 3 ठिकाने नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, और 1 केंद्र शासित प्रदेश था और इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकानों में है नीमराणा, लावा, कुशलगढ़ और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। अब अपन 19 रियासतों के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए साथियों, 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है अपना राजस्थान। ये अपना राजस्थान है पतंगाकार स्थिति में। यहां पर एक रियासत थी, नाम था मारवाड़ रियासत, मारवाड़ या जोधपुर रियासत। मारवाड़ या जोधपुर रियासत ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। यहां पर एक रियासत हुआ करती थी, नाम था मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत ये सबसे प्राचीन रियासत थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। सबसे प्राचीन रियासत। यहां पर एक छोटी सी रियासत थी, नाम था झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी, नाम था जयपुर रियासत।
जयपुर रियासत ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी शाहपुरा। शाहपुरा रियासत, ये रियासत जनसंख्या व क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत थी। यहाँ पर दो रियासतें थी, नाम था भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जाट रियासतें थी। जाट रियासत, भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जाट रियासतें थी। देखिए साथियों, यहाँ पर एक रियासत थी टोंक रियासत। टोंक ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। देखिए ये रियासतों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। इसी तरह अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत और सबसे नवीन रियासत यानी कि सबसे नवीन बनी रियासत थी झालावाड़ रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक और दो जाट रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर। देखिए साथियों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों से होकर के गुजरता है। तो वो 7 चरण कौन कौन से थे, कौन सी तारीख को उसका उद्घाटन हुआ था, इनके बारे में अपन एक टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के बाद फिर एक एक चरण को अपन अलग से पृथक से पढ़ेंगे। एक टेबल बना लेते हैं अपन। यहां पे लिखा है चरण, दिनांक और यहां लिखते हैं चरण का नाम। देखिए प्रथम चरण, प्रथम चरण का उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 और नाम रखा जाता है प्रथम चरण का मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। देखिए दूसरा चरण देखते हैं अपन। दूसरा चरण, दूसरे चरण का उद्घाटन होता है 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को और नाम रखा जाता है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान संघ। पहला चरण 18 मार्च 1948 नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 नाम रखा जाता है पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को होता है और तीसरे चरण का नाम होता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा चरण अगर अपन देखें 30 मार्च 1948 को होता है चौथे चरण का उद्घाटन और इसका नाम होता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान संघ। नेक्स्ट 5वें चरण की अगर अपन बात करें
5वां चरण होता है 15 मई 1949। देखिए ये 1948 नहीं 1949 आएगा इसमें, 15 मई 1949। और नाम होता है संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, नाम होता है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठा चरण, छठा चरण का उद्घाटन होता है 26 जनवरी 1950 और नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। और आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण की अगर अपन बात करें, सातवां चरण होता है 1 नवंबर 1956 को और नाम रखा जाता है राजस्थान संघ। राजस्थान का एकीकरण इन 7 चरणों से होकर के गुजरता है, जिसमें एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च को प्रारंभ होती है और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप को 1 नवंबर 1956 को प्राप्त करता है। यानी कि कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगता है। 7 चरणों में जाकर के संपन्न होता है। 7 चरण अगर अपन देखें तो पहला चरण 18 मार्च 1948, नाम मत्स्य संघ। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, नाम पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, नाम संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा चरण 30 मार्च 1949, वृहद राजस्थान संघ। पांचवा चरण जो है 15 मई 1949, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ। और आखिरी चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करता है और नाम होता है वर्तमान राजस्थान, नवीन राजस्थान। देखिए ये राजस्थान के सारे चरण हैं, इनको आप पृथक से एक एक चरण को पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हाँ भैया, अब अपन पहले चरण को देखते हैं। पहला चरण का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और नाम क्या था पहले चरण का? मत्स्य संघ। देखिए पहले चरण के बारे में देखते हैं अपन। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में जाके संपन्न होता है? 7 चरणों में जाकर के संपन्न होता है। और पहले चरण का नाम होता है मत्स्य संघ। उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। देखिए प्रथम चरण, उद्घाटन कब होता है? 18 मार्च 1948 को। और नाम क्या है इस संघ का? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। देखिए भाई, इसका नाम मत्स्य संघ ही क्यों रखा गया, इसके बारे में देखते हैं अपन। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय किया जाएगा। 4 रियासतों में है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना आता है नीमराणा। देखिए भाई, महाभारत काल में ये जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है, ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आया करता था। और इसी के पौराणिक महत्व को देखते हुए कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के आग्रह पर इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ किया गया। यानी कि इसमें कुल 4 रियासत तथा एक ठिकाने का विलय किया गया। एक ठिकाने का विलय किया गया। 4 रियासतों में थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और एक ठिकाना था, नाम था नीमराणा। 4 रियासतें और एक ठिकाने का इसमें विलय किया गया। और इसका नामकरण कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के आग्रह पर किया गया, क्योंकि
महाभारत काल में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य जनपद के अंतर्गत आया करता था और इनकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। तो उसी के पौराणिक महत्व को देखते हुए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो अपन ने संघ बनाया था, इसका नाम मत्स्य संघ किया गया। अब इसके मत्स्य संघ के राज प्रमुख की अगर अपन बात करें, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? देखिए भाई, राज प्रमुख का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो भी अपन संघ बनाएंगे उसमें जो सबसे बड़ी रियासत होगी उसके शासक को राज प्रमुख बनाया जाएगा। यानी कि अगर अपन बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसमें सबसे बड़ी रियासत अपन देखें तो अलवर सबसे बड़ी रियासत है। लेकिन अलवर के जो महाराज थे वो उस समय महात्मा गांधी की जो हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, उस हत्या के आरोप में नज़रबंद कर रखे थे अलवर के जो महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान NB खरे को। अलवर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में उनको नज़रबंद किया हुआ था। अब बात आती है दूसरी बड़ी रियासत भरतपुर की। तो भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, तो रियासती विभाग इनसे भी प्रसन्न नहीं था। तो अलवर और भरतपुर, इन दोनों के शासकों को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं धौलपुर, तीसरी सबसे बड़ी रियासत। तो राज प्रमुख बनाया जाएगा धौलपुर के महाराज उदय भान सिंह को। उदय भान सिंह, और कहाँ के थे ये? धौलपुर के राजा थे, धौलपुर के राजा। अगर बात करें अपन उपराज प्रमुख की, उपराज प्रमुख की अगर बात करें तो करौली के राजा थे गणेश पाल देव। गणेश पाल देव, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर रखी गई, क्योंकि अलवर सबसे बड़ा एक शहर या एक सबसे बड़ी रियासत थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर रखी गई। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री का एक कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उस रियासत में एक मुख्य राजनीतिक व्यक्ति हुआ करता था, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत को बनाया जाएगा। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अगर अपन मत्स्य संघ के क्षेत्रफल की बात करें, अगर अपन बात करें मत्स्य संघ के क्षेत्रफल की, जो अपन ने ये जो संघ बनाया था इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या थी 18 लाख। मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या 18 लाख थी। मत्स्य संघ की वार्षिक आय की अगर बात करें, इनकम, वार्षिक आय की बात करें तो 1.84 करोड़, यानी कि 1,84,00,000। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 18 लाख, आय 1.84 करोड़। और इसका उद्घाटन किया जाता है, मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल के द्वारा किया गया। कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। तो ये अपना पहला चरण है, नाम है मत्स्य संघ। कब उद्घाटन किया गया? 18 मार्च 1948 को। किनके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल के द्वारा किया गया। इसका नामकरण मत्स्य संघ किसके आग्रह पर रखा गया? KM मुंशी के आग्रह पर रखा गया। और प्रथम चरण के राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के राजा उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। करौली के राजा गणेश पाल देव को उपराज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर रखी गई। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18 लाख, और आय की अगर बात करें तो 1,84,00,000। और इसका उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा किया गया। नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट जो आप लेना चाहें। हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया होगा इसको।
पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे चरण को देखते हैं अपन। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जिस रियासतों का विलय किया जाता है वो रियासतें लगभग सब पूर्वी दिशा में थी। राजस्थान की पूर्वी रियासतों को मिलाया जाता है, इसलिए इसका नाम पूर्वी राजस्थान रखा जाता है। देखिए दूसरा चरण और नाम क्या है दूसरे चरण का? पूर्वी राजस्थान संघ। कब करते हैं इसका उद्घाटन? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948। पूर्वी राजस्थान संघ में कुल 9 रियासत और एक ठिकाने का विलय किया जाता है। कुल 9 रियासत और एक ठिकाना। देखिए भाई, ठिकाना जहाँ के राजाओं को सलामी नहीं दी जाती थी वो ठिकाना कहलाता था। तो इसमें कुल 9 रियासत और एक ठिकाने का विलय किया जाता है। और 9 रियासतों में थी पहली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक और किशनगढ़। ये कुल 9 रियासत थी जिनका पूर्वी राजस्थान में विलय किया गया। और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत के अंतर्गत आता था। इन 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया गया। अब अगर अपन बात करें पूर्वी राजस्थान की राजधानी की, तो सबसे बड़ी रियासत को राजधानी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी रियासत थी इनमें कोटा, तो राजधानी बनाई जाती है कोटा। पूर्वी राजस्थान के अगर राज प्रमुख की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत के जो शासक हैं उनको राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो कोटा के महाराव भीम सिंह को पूर्वी राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाता है। अगर उपराज प्रमुख की बात करें तो 2 उपराज प्रमुख बनाए जाते हैं, एक कनिष्ठ और एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है महाराव बहादुर सिंह जो कि बूंदी के शासक थे। महाराव बहादुर सिंह कहाँ के थे? ये बूंदी के शासक। इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है महारावल लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के शासक थे। महारावल लक्ष्मण सिंह। इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया जाता है। देखिए साथियों, आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैंने इनके नाम के आगे महाराव क्यों लिखा और इनके नाम के आगे महारावल क्यों लिखा। देखिए साथियों, जो हाड़ौती के जो शासक थे वो महाराव की उपाधि धारण करते थे और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे वो महारावल की उपाधि धारण करते थे। एक बार लैब असिस्टेंट में पूछा भी गया है कि कहाँ के शासकों के द्वारा रावल और महारावल की उपाधि धारण की जाती थी। उसका सही जवाब आएगा डूंगरपुर के शासकों के द्वारा। इसी तरीके से अगर मेवाड़ रियासत की बात करें तो सिसोदिया वंश के जितने भी शासक हैं वो महाराणा की उपाधि धारण करते हैं, तो इसलिए इनके नाम के आगे महारावल लगाया गया, इनके नाम के आगे महाराव लगाया गया। ठीक है। अगर अपन दूसरे चरण के प्रधानमंत्री की बात करें, दूसरे चरण का प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा को बनाया गया। गोकुल लाल आसावा। गोकुल लाल आसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर अपन दूसरे चरण के कुल क्षेत्रफल की बात करें, पूर्वी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 16,807 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 23.5 लाख। पूर्वी राजस्थान की कुल जनसंख्या
लगभग 23.5 लाख थी। और अगर वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय 1,90,00,000, 1,90,00,000। और पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल के द्वारा, नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा, NV गाडगिल के द्वारा। कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह है दूसरा चरण, नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। कुल कितनी रियासतें? 9 रियासत एक ठिकाने को मिलाया गया इसमें। 9 रियासतों में है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़, और एक ठिकाना कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत के अंतर्गत आता था। उनको मिलाकर के पूर्वी राजस्थान संघ बनाया गया। और पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाई गई। राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख 2 बनाए गए, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख, एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख महाराव बहादुर सिंह जो कि बूंदी के शासक थे, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख महाराव लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के शासक थे, इनको बनाया गया। और पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा को पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। पूर्वी राजस्थान संघ का कुल क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 23.5 लाख। और अगर इसकी वार्षिक आय की बात करें तो 1,90,00,000 रुपए पूर्वी राजस्थान की कुल वार्षिक आय थी। देखिए साथियों, राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो बाकी के चरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।